अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न के बेताज बादशाह बन गए हैं। 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई उसके बाद से लेकर आज की तारीख तक जितने यू टर्न ट्रंप ने लिए हैं उसके बाद उन्हें डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि डोनाल्ड यू टर्न ट्रंप कहना सही होगा। 24 घंटे पहले ही ट्रंप ने ऐलान किया था कि अब वो हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से 20% प्रोटेक्शन टैक्स लेंगे, लेकिन 24 घंटे बीतने से पहले ही ट्रंप ने वसूली का प्लान चेंज कर दिया। एमओयू में ऐसा क्या है जो ट्रंप को पलटने पर मजबूर कर रहा है? कानूनी और नैतिक तौर पर ट्रंप कहां फंस रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन क्या कहता है? हम करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले अभी मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है उसकी तस्वीर आपके सामने रख दूं। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध भीषण होता जा रहा है। अमेरिका ने 7 घंटे के अंदर अंदर ईरान के कई शहरों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी सेना ने ईरान पर 7 घंटे तक लगातार हमला किया। सिरिक, बुशहर, चाबहार, जास्क, कोनार्क, अबू मूसा समेत ईरान के कई शहर अमेरिकी हमले से दहल उठे हैं। अमेरिका के इस नए हमले में ईरानी सेना के 7 जवान मारे गए हैं, जबकि अब तक 30 से ज्यादा ईरानी नागरिकों की मौत हो चुकी है। अमेरिका का कहना यह है कि ईरान पर हमला जारी रहेगा। हॉर्मुज से लगे हुए उसके सैन्य ठिकानों, आईआरजीसी के स्पीड बोट्स, रेडार, सर्विलांस को लगातार वो निशाना बनाता रहेगा। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बार फिर से समुद्री नाकाबंदी भी कर दी है। तो ये तो वो अपडेट है जो अमेरिका ईरान के साथ कर रहा है, जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने आ रही है। लेकिन अब इसके बदले में ईरान क्या कर रहा है वो रिपोर्ट भी आप तक पहुंचा दूं। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगले हफ्ते इससे भी बड़ा हमला किया जाएगा। अगले हफ्ते ईरान के पावर प्लांट और ब्रिज को उड़ाया जाएगा। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान नहीं माना तो समझौता नहीं किया, इसको पूरी तरह से यानी ईरान को खत्म करके ही वो मानेंगे। वो क्या कह रहे हैं वो आपको सुना दें। ये तस्वीर, नेक्स्ट वीक इट गेट्स रियली बैड फॉर देम बिकॉज नेक्स्ट वीक कम्स द पावर प्लांट्स एंड ब्रिज। वो ये साफ कह रहे हैं कि अगले हफ्ते से पावर प्लांट और ब्रिज अमेरिका के निशाने पर होंगे अगर ईरान नहीं माना। ट्रंप ईरान को धमका रहे हैं, लेकिन ईरान को इस धमकी का कोई फर्क पड़ नहीं रहा, कोई असर नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा वो अमेरिका को दहला रहा है। अमेरिकी हमले के जवाब में मुश्तबा की फौज भयंकर पलटवार कर रही है। ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में जबरदस्त मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है। ईरानी हमले से इन देशों में अमेरिकी बेसिस को काफी नुकसान पहुंचा है। ईरान का दावा है कि उसने बहरीन में अमेरिकी कमांड सेंटर और फ्यूल टैंक तबाह कर दिया। कुवैत में उसके ड्रोन अटैक से अमेरिकी सैन्य गोदाम भी जलकर राख हो गया है। कुवैत में मीना अब्दुल्ला में बड़ा लॉजिस्टिक और सपोर्ट सेंटर है जो तबाह किया गया है। वहीं कुवैत में सैटेलाइट रेडार, पेट्रियट सिस्टम, हथियार गोदाम और मिसाइल लॉन्चर, ये सिस्टम भी तबाह किया गया है। यह आईआरजीसी का दावा है। तो बहरीन में अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट के कमांड सेंटर पर भी हमला हुआ है। तो ट्रंप का ये एक नया ऐलान है कि तेहरान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। अगर ये अल्टीमेटम ट्रंप की ओर से दे दिया गया है तो फिर ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं कि अभी बातचीत हो रही है? ट्रंप बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जिससे खाड़ी देशों को फायदा होने जा रहा है, जिससे स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। आखिर डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहते हैं? जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जरा उन्हें हमारे स्क्रीन पर लेकर आ जाए। हमारे साथ AK सिवाज जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका। मिडिल ईस्ट में छिड़े हुए संग्राम की तस्वीर जो है वो लगातार हम दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे, लेकिन एक बड़ी जानकारी जो हम दर्शकों के सामने रख दें, खूनी संग्राम का असर दुनिया की तेल सप्लाई पर कैसे पड़ रहा है? आगे क्या होगा? ईरान इस पर कैसे डील करेगा? आर पार की लड़ाई में कैसे बात आगे तक बढ़ेगी? इस पर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल AK सिवाज तो जुड़ ही चुके हैं। साथ ही पाकिस्तान से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरजू कासमी अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगी। अमेरिका से हमारे साथ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट पूर्णिमा नाथ जुड़ने वाली हैं। ईरान से हमारे साथ सैयद आसिफ रिजवी जुड़ गए हैं। जापान से वरिष्ठ पत्रकार रोहन अग्रवाल भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है और थोड़ी देर में जो मेहमान हमारे साथ जुड़ते जाएंगे उनसे चर्चा को हम आगे बढ़ाते जाएंगे।
एग्जैक्टली शिवाज सर, ये हो क्या रहा है? डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं? वो नेगोशिएशन चाहते हैं, चर्चा चाहते हैं, शांति चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं, या एक जंग चाहते हैं? और जंग का क्या एक नया चैप्टर खुल चुका है? देखो मीनाक्षी, जंग तो नहीं चाहते डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि जंग तो उनके पक्ष में है ही नहीं। पब्लिक ओपिनियन अमेरिका में आज की तारीख में जंग के बिल्कुल विरुद्ध है। और यही नहीं, अप्रूवल रेटिंग जो डोनाल्ड ट्रंप की गिर रही है, लोएस्ट है आज मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में। उनके अंदर अगर आप देखें, टूरिज्म का सीजन चल गया है वहां पर, क्योंकि वहाँ छुट्टियां हैं। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, वहां पर तेल के रेट्स बढ़ते हैं, तो वो रिपब्लिकन के अगेंस्ट जाएगा। वो लड़ाई नहीं चाहते। मगर दुख की बात है कि सिचुएशन ऐसी हो गई, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। और ये लगता है कि एक एस्केलेशन लैडर जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर ये जो पलटवार और वार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये एस्केलेट इतना हो सकता है कि स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल होने के चांसेस अब ज्यादा नजर आ रहे हैं। क्या अमेरिका लड़ाई चाहता है दोबारा शुरू हो? मुझे लगता नहीं कि अमेरिका बिल्कुल चाहेगा। क्या ईरान चाहेगा कि ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ईरान की खुद की इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं है। ईरान को एमओयू में सब कुछ मिला था। उसको जो तीन मेन मुद्दे मिले थे, अगर आप देखें, कि पहली बात तो उसके सारे सैंक्शन हट रहे थे, ऑयल वो बेच पाते। उसके बाद जो एसेट्स फ्रीज हो रखे थे वो धीरे धीरे रिलीज होते। और तीसरा, $300 बिलियन जो है उनको मिल रहा था एक प्रकार रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन के। तो मुझे लगता है जो एमओयू था, इसमें कोई शक ही नहीं, वो ईरान के पक्ष में था। मगर ये दुख की बात है कि ईरान ने कुछ हमला किया शिप्स पे, उसके बाद ये टिट फॉर टैट चल पड़ा। और अब दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। अमेरिका जो पोर्ट्स है जहां जी। पर इंटरफेयर कर सकता है ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, क्योंकि अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है पूरा। उसके अंदर से जो 130 से ज्यादा शिप जाती थी, आज की तारीख में ऑलमोस्ट दो तीन शिप के अलावा जा नहीं पा रही। इसको जो उल्टा पलट वार किया है अमेरिका ने, उसने नेवल ब्लॉकेड लगा दिया है। और उससे कि जो ईरान के मैं पोर्ट्स एक किससे मिसाल कोई भी दर्शकों सामान के जाने। सामने रखती हूँ। ईरान और अमेरिका के चक्कर में किस तरीके से पूरी दुनिया परेशान हो गई और कैसे भारत को भी इसका दंश झेलना पड़ रहा है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, दर्शकों के सामने रखने जा रही हूँ। क्रूड ऑयल की कीमत एक बार फिर से $100 प्रति बैरल की तरफ बढ़ रही है। हॉर्मुज में सैकड़ों ऑयल टैंकर इस वक्त फंसे हुए हैं। ईरान की तरफ से हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर लगातार अटैक हो रहा है। यहां तक कि 3 शिप पर मिसाइलें दागी गई हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे हैं कमर्शियल शिप पर ईरान ने हमला किया। और ईरान के इस हमले का नतीजा क्या निकला? उसमें एक भारतीय नागरिक की जान चली गई जो उस कमर्शियल वेसल पर सवार थे। इस मामले में भारत ने ईरान के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन को तलब करके शिप्स पर कड़े अटैक की निंदा की है। इस पर भारत की ओर से जो बयान दिया गया है, रणधीर जायसवाल का बयान एक बार हम दर्शकों के सामने रखते हैं। दो जहाज़ों पर हमला हुआ है और माना जा रहा है ईरान की तरफ से हमला हुआ था, उसमें एक भारतीय नागरिक की जान गई है और साथ ही साथ कई एक भारतीय नागरिक अभी भी मतलब उन पे हमला के बाद वो क्षतिग्रस्त हैं। और 2 लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी जोखिम उनको हुआ है, उनका उपचार चल रहा है, उन पे काम लेकिन दोनों काफ़ी सीरियसली वो लोग घायल हैं। तो हम लोगों ने अपना विरोध उनको किया कि ये सब बंद होना चाहिए हमला। और इसमें हमारे खासकर जो कमर्शियल शिपिंग है, जिसका जो एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसका संचालन होता है, उसमें कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं आना चाहिए। अब ये बताएं आसिफ रिजवी जी कि खामखा जो भारतीय मारा गया है, जो वेसल वहां से निकल रहा था, ईरान को तो बल्कि उन्हें प्रोटेक्शन देना चाहिए था। आप अगर अमेरिका के प्रोटेक्शन मनी के खिलाफ हैं, अमेरिका की नीति के खिलाफ हैं, तो ईरान को तो ऐसे जहाजों को प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता थी जो वहां से कमर्शियल व्हीकल्स अपने लेकर जा रहे हैं, शिप्स लेकर जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी, आपने जोड़ा। और हमारे आर्मी के रिटायर्ड जनरल मौजूद हैं, उनको जय हिंद कहता हूँ। बड़ी बेबाकी से जो है अपनी बात रखते हैं और आलोचना भी करते हैं, अमेरिका की भी और ईरान के लिए भी अपनी बात रखते हैं। बहुत अच्छा, लेकिन हमें देखना होगा कि जो है सही कौन, गलत कौन, ट्रूथ कौन है, फॉल्स कौन है, हक पे कौन है, बातिल पे कौन है, ये सारी चीजों को रखना पड़ेगा सामने नजर में। अमेरिका जस्ट बिकॉज
दे आर सुप्रीम पावर, तो जो आतंकी, जो टेररिस्ट एक्टिविटी चाहे कर ले मुल्क में या इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया में, जो चाहे कर ले, बिकॉज जस्ट दे आर सुप्रीम पावर। और ईरान क्योंकि एक छोटा मुल्क है और अपने डिफेंस के लिए अगर कोई काम करता है तो फिर उसको उसकी आलोचना की जाती है, तो ये मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। दूसरी चीज, जो सवाल आपने पूछा, बिल्कुल ऐसे ही है मीनाक्षी जी, बिल्कुल ईरान जो है कभी मैं 20 साल 22 साल यहाँ हूँ, कभी मैंने नहीं देखा कि इस तरह से कोई अटैक किया हो किसी वेसल्स पे, या सुनने में नहीं आया। कोई हादसा होता है तो बल्कि ईरान बचाता है, पहली फुर्सत में कोशिश करता है कि उनको बचाए, उनको निजात दे। बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स मेरे सामने थी। लेकिन अभी जो ये पर्टिकुलर ये वाकया पेश आया है वो ये कि एक तो अमेरिका ने जो इससे पहले अटैक किया और 3 भारतीय जिसमें मारे गए, उसको एक एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया बहुत बड़ा, ये ध्यान में रखना चाहिए। सेकेंड थिंग, जो आपने कहा कि प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, बिल्कुल प्रोटेक्शन भी मिलता, चाय पानी भी उनको पहुंचता, लेकिन वो अगर ईरानी पैसे से आते तो, ईरान जो उनको वे दे रहा था अगर वहां से आते तो, लेकिन वो जो है वो वेसल, क्योंकि इंडियन वेसल, पहली बात तो ये मैं बता दूं, इंडियन वेसल नहीं था ना, वो तो दूसरे फ्लैग पे था। लेकिन अगर मान भी ले दूसरे कंट्री का था, लेकिन उस पर एक भारतीय नागरिक भी सवार था। जी, मैं यही डिफाइन कर रहा हूं, मैं यही बताना चाहता हूं कि देखिए, जो ओनर्स होते हैं वो इस वक्त सख्ती से प्रेशराइज्ड हो रहे हैं कि आप जो है इस वे से जाइए, जैसा कि आपने कहा और सर ने भी बताया कि ये जो है ईरान के फेवर में था, पूरा एमओयू ईरान के फेवर में था और अमेरिका के खिलाफ था। अमेरिका की नीयत नहीं सही थी, पहले से खराब करने की थी। अब जो है इसने क्या किया, देखा कि 20 दिन तो हो गए और बहुत अच्छे से आप अगर जो है ट्रैकर देखें तो 40% जो है वेसल्स आने जाने लगी थी अपने नॉर्मल वे पे। अब क्या हुआ, इनको खलने लगा और इन्होंने कहा कि अब ये नया रास्ता, भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे देखते देखते 60 दिन खत्म हो जाएगा और फिर वही प्रॉब्लम में हो जाएगी, ये नॉर्मल वे पे आ जाएगा। इन्होंने क्या किया, ओनर्स को प्रेशराइज किया कि भाई आप जो है इस वजह से नया रूट निकालिए और ओमान से जाइए। ये प्रोवोक करना, ईरान ने उसको रिटेलिएट किया। ईरान ने कहा देखो, जब एमओयू पे साइन किया गया है और ये कहा गया है कि आप जो है पैसेज हम देंगे तो जाएगा। अभी मैं एक काम करती हूँ, इसको और थोड़ा क्लैरिफाई कर देती हूँ। जो मोहम्मद बगैर गालिबफ का पोस्ट है उससे ये बात और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। रोहन अग्रवाल जी जापान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो मोहम्मद बगैर गालिबफ कह रहे हैं और वो एमओयू का ही, इसी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट नंबर 5 कोट करते हुए कह रहे हैं कि upon the signing of this MOU, the Islamic Republic of Iran will make arrangements using its best effort for the safe passage of commercial vessels with no charge for 60 days only. यानी कि पर्शियन गल्फ और सी ऑफ ओमान से गुजरने वाले, जाने वाले भी और आने वाले जितने भी कमर्शियल वेसल्स हैं उन्हें सुरक्षा देने का काम ईरान करेगा और 60 दिन तक इसके लिए वो कोई चार्ज वसूल नहीं करेगा। अब 60 दिन के बाद वो क्या करेगा नहीं करेगा वो आगे की बात है। पहले तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर ही ये सवालिया निशान है कि अमेरिका इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को मान रहा है या नहीं मान रहा है, क्योंकि गालिबफ तो ये कह रहे हैं कि द एरा ऑफ वन साइडेड डील इज ओवर, वी टोल्ड यू कीप योर वर्ड और पे द प्राइस, रियलिटी इज नॉकिंग। वो ये कह रहे हैं कि जो सच है वो दरवाजा खटखटा रहा है, आप इसे मान लीजिए। तो ये एमओयू का स्टेटस क्या है, हॉर्मूज का स्टेटस क्या है? एमओयू का अगर वो कोट कर रहे हैं तो सबसे हसरत बात तो यह है कि इस जो डील अच्छी खासी चल रही थी या जिस भी रूप में चल रही थी उसको जो तोड़ा गया है वो तो ईरान की तरफ से तोड़ा गया है। जो 3 कार्गो शिप पे पहले ईरान ने हमला किया और फिर उसके बाद अमेरिका की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई, तो ये जो 3 कार्गो शिप पे जिसपे ईरान ने हमला किया वो ईरान ने अपने कौन से डिफेंस के लिए किया, या क्या ये एमओयू के अगेंस्ट नहीं था? स्पेशली जैसा डिफेंस एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि एमओयू जो था, लगभग सभी ये मान रहे थे कि इट्स मोर प्रो ईरानियन। तो प्रो ईरानियन एमओयू होने के बाद भी ईरान की तरफ से ही एमओयू को न मानते हुए, उसका उल्लंघन करते हुए कार्गो शिप पर अटैक किया, ये बात किसी के भी समझ से परे है। मुझे नहीं लगता कि इसको ईरान या ईरान को चाहने वाले किसी भी रूप में जस्टिफाई कर सकते हैं। मैं अमेरिका की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी तक ये जो खासकर जो 3 कार्गो शिप पहले ईरान की तरफ से जो हमला हुआ, ये बिल्कुल भी समझ से परे है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार से ईरान का कोई भला है, या अगर ईरान में कोई एक प्रॉपर अगर गवर्निंग स्ट्रक्चर होता तो मुझे नहीं लगता कि वो हमला होता, क्योंकि ईरान में अंदर ही इतनी समस्या है, उथल पुथल है। आईआरजीसी अपनी अलग बात करता है, वहां की जो भी तथाकथित सरकार है उनका एक अपना अलग कहना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ ईरान अपने आपस में ही उलझा हुआ है और उस चक्कर में ईरान ने एक ऐसा कदम उठा दिया कि जिससे
पूरी दुनिया जो है अब उसके झुलसने वाली है। बिल्कुल ठीक आप बात कह रहे हैं, इस बात से मैं भी सहमत हूं। और इसमें लेकिन मैं केवल ईरान को नहीं बल्कि अमेरिका को भी एक पक्ष के तौर पर देख रही हूं, क्योंकि दो ही देश हैं जिनके बीच में ये नेगोशिएशन चल रहा है। और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि 20% टैरिफ लगाएंगे, 24 घंटे के अंदर ही वो पलट जाते हैं। तो पूर्णिमा नाथ जी, वो तो बोलते हैं और 24 घंटे के अंदर वो पलट गए। अब वो पहले उन्होंने बोला क्यों, और बोला तो फिर वो पलटे क्यों? आप अनम्यूट कर लें अपने आप को, पूर्णिमा जी। हम अभी भी आपको नहीं सुन पा रहे हैं। आप अनम्यूट कर लें प्लीज अपनी ऑडियो। ये फिर ऑडियो एक बार चेक करवाएं। आरफू जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आरफू जी, पाकिस्तान भी इस पूरी नेगोशिएशन में मध्यस्थ के तौर पर दो देशों के बीच में एक ब्रिज बनने का काम कर रहा था। अभी पाकिस्तान का स्टेटस क्या है वो जानने से ज्यादा बेहतर मैं ये समझना चाहती हूँ कि हॉर्मूज का स्टेटस क्या है, इस एमओयू का स्टेटस क्या है, और कब तक ये गतिरोध बनता रहेगा और बनता चला जाएगा? देखिए, जो एमओयू साइन हुआ था वो तो कुछ ही दिनों में, मीनाक्षी आप जानती हैं कि वो रिजेक्ट हो गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि जी उसका कोई मतलब नहीं है, और ईरान ने भी अटैक शुरू कर दिए थे। ऐसे में डेफिनेटली पाकिस्तान की तरफ से तो यही कोशिश की गई थी कि दोनों कंट्रीज के बीच में बात कराई जाए और डायलॉग हो जाए और किसी तरीके से अटैक रुक जाए, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसको अगर रोका जाता है तो कई कंट्रीज का नुकसान हो रहा है। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान की इससे ज्यादा ना तो हैसियत है, ना ही कोई इतनी पावर है कि दोनों कंट्रीज को हम कहें कि जी आप लोगों ने अटैक नहीं करना और वो ना करें। तो एक बार फिर यही लग रहा है कि अब ये लड़ाई लंबी चलनी है। पाकिस्तान में बिल्कुल सन्नाटा है, कोई खास बात मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस बारे में नहीं की जा रही, सिवाय जो मेन न्यूज आती है सिर्फ वही दी जा रही है। लेकिन पाकिस्तान क्या रोल कर रहा है कुछ पता नहीं। लेकिन ये जरूर है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कहा पाकिस्तान से किसी किस्म का रोल प्ले करने के लिए, तो फिर डेफिनेटली आपको पाकिस्तान दोबारा एक्टिव दिखाई देगा। ये एक जो बयान है हॉर्मूज को लेकर, पहले तो टैक्स लगाने का, उसके बाद फिर उससे पलट जाने का, वो एक बार दर्शकों के सामने हम रख देते हैं कि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, अब डोनाल्ड ट्रंप को अपने बयान से क्यों पलटना पड़ा, और साथ ही इस पर ईरान का पलटवार किस तरीके से सामने आया। जरा वो बयान सुनाएं, पहले डोनाल्ड ट्रंप का, फिर मसूद पेज़ेश्कियान का। Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain, and Kuwait, primarily, and then others. I spoke to all of them, and they would love to invest more money in the United States at record amounts, and that would be very acceptable. And this way, there's no fee. I don't like the concept of a fee, but at the same time, it's not fair that we're protecting this strait for the entire world, for China and everyone. I don't mind protecting it for China. I don't mind protecting it for anybody, but it's unfair that we're not in somehow compensated. अब इस पे मसूद पेज़ेश्कियान क्या कह रहे हैं वो भी आपको बता दें। हॉर्मूज को लेकर जो ट्रंप दावे कर रहे हैं और जो धमकी दे रहे हैं, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ट्रंप बदजुबानी करते हैं। ईरान की एक इंच की रक्षा करने की जिम्मेदारी ईरानियों की है। आप सुनिए मसूद पेज़ेश्कियान का ये बयान भी। वो आज भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर उन्हें क्या हासिल हुआ? जो लोग ईरान को टुकड़ों में बांटना चाहते थे वो आखिर क्या कर पाए? हम बातों से नहीं अपने काम से जवाब देते हैं और अपनी जमीन के एक एक इंच की रक्षा करते हैं। वो जैसी बदजुबानी कर रहे हैं वो उन्हीं को शोभा देता है, हमें नहीं। अब ये जो बात हो रही है पूर्णिमा नाथ जी कि पहले तो वो 20% टैक्स की बात करना सिक्योरिटी मनी के तौर पर, अब उसे वापस लेने की बात करना और कहना कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उससे नौकरियां पैदा होगी, अच्छी इनकम होगी। कर क्या रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। मेरा ऑडियो अभी क्लियर है? जी।
हाँ जी। एक जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, और एक मेरे हिसाब से एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि ईरान ने एमओयू ब्रेक किया है। मैं उसके अगेंस्ट बोलना चाहती हूँ। एमओयू में आर्टिकल 5 में आपने पढ़ के सुनाया, जो स्पेसिफिकली वहाँ पे बोला गया था कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमन, वो उसका जो अधिकार है और वाइस वर्सा जो अधिकार है वो ईरानियन चलाएंगे। 60 डेज में कोई फीस नहीं डालेंगे, और इसके बाद जो कॉन्वर्सेशन होगी या निगोशिएशन होगी या डील होगी उसमें पता चलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसका अधिकार है या नहीं है। अब आई अंडरस्टैंड लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग एंड सेइंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी का अधिकार नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कभी मार्को रूबियो बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी का अधिकार नहीं है वहाँ पे चार्ज चिकन है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कल बोले, परसों बोले कि हमने जाके वहाँ पे 20% लगाएंगे, नेवल ब्लॉकेड करके 20% फी लगाएंगे। उसके ऊपर उसके बाद ग्लोबल बैकलैश के बाद कल आके बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हम लोग उसको फी नहीं लगाएंगे, हम लोग उल्टा गल्फ से इन्वेस्टमेंट लेंगे, सो फी लगाना जरूरी नहीं है। आप मुझे बताइए, एक मुंह से आप बोलते हो वहाँ पे ईरान का अधिकार नहीं है, दूसरे मुंह से आप खुद जाके वहां पे नेवल ब्लॉकेड लगाते हो, तो आप होते कौन हो? आप क्या मैसेज दे रहे हो दुनिया को कि मैं सुपर पावर हूं, मेरे पास हथियार है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास सब कुछ है, जो मैं कोई भी कंट्री को जाके कभी भी उड़ा सकता हूं, किसी को भी उड़ा सकता हूं, और मुझे कोई कुछ कर नहीं सकता। दिस इज द मैसेज अमेरिका इज गिविंग टू द वर्ल्ड। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मैं कल लास्ट वीक भी आपके वहां पे बैठ के ये मैसेज देने वाली थी, लेकिन उसके बाद कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। मैं ये बोल रही थी, आज आप ये मैटर में इसीलिए बात कर रहे हो कि यू आर डायरेक्टली इम्पैक्टेड। जब मदुरो को उठाया गया है, दिस वाज द सेम थिंग, बिकॉज अमेरिका किडनैप्ड अनदर कंट्रीज लीडर। जब अमेरिका जाके कहता है कि आई एम गोइंग टू टेक क्यूबा, दिस इज द सेम थिंग। जब अमेरिका बोलता है आई एम गोइंग टू मेक कनाडा ए 51st स्टेट, दिस इज द सेम थिंग। जब अमेरिका बोलता है आई एम गोइंग टू टेक ग्रीनलैंड, दिस इज सेम थिंग। आपने वीडियो चलाया था, उसमें ये बोल रहे थे कि वी आर सेविंग, वी आर प्रोटेक्टिंग द स्ट्रेट फ्रॉम चाइना और फॉर चाइना। आप मुझे बताइए, जो चाइना के लिए आपने ईरान को टारगेट किया, और जो चाइना के लिए आपने वेनेजुएला का ऑयल चुरा रहे हो, जो चाइना के लिए आपने ताइवान को आर्म कर रहे हो, उस चाइना के लिए आप प्रोटेक्ट कर रहे हो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। व्हाट इज ट्रम्प? आपका क्वेश्चन का ट्रम्प क्या चाहते हैं? ट्रम्प इज लाइंग टू द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज क्वाइट। दिस इज व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं इस पर रोहन अग्रवाल जी का रिएक्शन ले लेती हूँ। ये बात जो अभी पूर्णिमा नाथ जी कह रही हैं, मैं इस बात से आंशिक तौर पर सहमत हूँ, क्योंकि जिस देश के राष्ट्रपति का ये कहना है कि भाई हम प्रोटेक्शन मनी वसूलेंगे और हॉर्मुज पर हम गार्जियन बनेंगे, हालांकि वो पलट गए, उसी देश के जो उप प्रधानमंत्री है वो क्या कह रहे हैं, या यूं मैं कहूं जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो उनके नेगोशिएटर हैं, वो क्या कह रहे हैं? कोट एंड कोट में पढ़ देती हूं, किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर टोल या शुल्क लगाने की अनुमति नहीं है। ये मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानून दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के खिलाफ है। हम उम्मीद करते हैं यहां पर भी ये नियम लागू रहेगा। तो ये दो बातें तो नहीं हो सकती, या तो जो जेडी वांस कह रहे हैं, मार्को रूबियो कह रहे हैं वो सही है, या जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो सही है। ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन की जो प्रथा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कोई नई नहीं है। ना सिर्फ ट्रंप या अमेरिका के दूसरे नेताओं से इनका कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, इनफैक्ट ट्रंप खुद भी अपने वक्तव्यों में विरोधाभास चीजें बोल चुके हैं। इससे क्या हो रहा है कि ट्रंप को लग रहा है कि जब बिडेन के समय जो अमेरिका की छवि घट रही थी, अमेरिका एक कमजोर देश के रूप में निकल रहा था, जब ट्रंप दोबारा जीत गया तो उन्होंने ऐसा ठान लिया कि हमको ऐसा दिखाना है कि अमेरिका दुनिया का सबसे मजबूत राष्ट्र है। उस चक्कर में वो ऐसी चीजें कर गए, ऐसी जगह उन्होंने हाथ पैर फंसा ली कि अब उनको खुद को प्रॉपर एग्जिट मिलते दिख नहीं रही है, और इसीलिए ऐसे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट वो दे रहे हैं। अभी इसका एक अगर मैं उदाहरण दूं, जो अमेरिका के मित्र देश थे, या कह सकते हैं जो प्रो अमेरिकन देश रहे हैं, खाड़ी देशों के अलावा, जैसे कुवैत हैं, कतर हैं, सऊदी अरेबिया, धीरे धीरे इनको रिलायंस जो है अमेरिका के प्रति ट्रस्ट तो कम हो ही रहा है। साथ ही साथ अगर हम दुनिया के दूसरे कोने में देखें, जापान की ही हम बात करें, जापान हमेशा से जो है एक तरीके से जापान की जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी रही है वो प्रो अमेरिकन रही है। जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, अमेरिका ने जब सैंक्शन लगाया तो सबसे बढ़ चढ़कर सैंक्शन लगाने वाले देशों में जापान था, जबकि जापान का उस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था।
और जापान का रशिया से काफी व्यापार भी होता था। इवन जापान काफी चीजें रशिया को एक्सपोर्ट करता था। तो देखा जाए तो व्यापार घाटा उठाते हुए जापान ने अमेरिका के कहने पर रशिया पे सैंक्शन लगाया। लेकिन अब इस सारी लड़ाई में ये हो रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से जापान की भी जो तेल की आयात है वो इंपैक्ट हुई है। अब इससे क्या परिणाम निकले हैं कि रशिया से जापान ने अपने दोबारा से वार्ता शुरू कर दी है। वो ज्यादा मीडिया में हो हल्ला नहीं हो रहा है, लेकिन अब जापान ने रशिया से तेल खरीदना दोबारा शुरू कर दिया है। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे बाकी सारे देश जो हैं वो अपने अपने स्वतंत्र होके डील करेंगे, डी डॉलराइजेशन की तरफ दुनिया जाएगी। इसमें अमेरिका को अभी शॉर्ट टर्म में शायद नुकसान न समझ में आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। पहला, एक तो डी डॉलराइजेशन होगा, दूसरा यह है कि रिलायंस लोग का अपने अमेरिका पे अपनी कम करेंगे। जो ट्रंप कर रहे हैं, हो सकता है एक आंशिक लाभ यहां पर अमेरिका को नजर आए, लेकिन इसके दूर का भी परिणाम अमेरिका के लिए तो बहुत ही गलत साबित होने वाले हैं। मुझे लगता है कि 1.5-2 साल तक, जब तक जितना भी ट्रंप का कार्यकाल बाकी है, ये सब जो है चलती रहेगी दुनिया में उथल पुथल। और जब ट्रंप के बाद जब कोई नया राष्ट्रपति बनेगा अमेरिका का, तब मुझे लगता है कि शायद कुछ स्थितियां बदले। अभी तक तो जब तक ट्रंप यहाँ पर है, ट्रंप ये सब अपनी कुर्सी बना पर रहेगा। हैं, सिवाज सर, इसके कहने का मतलब तो यही हुआ कि जब तक ट्रंप अपनी कुर्सी पर हैं तब तक हॉर्मुज का संकट यूं ही अधर में झूलता रहेगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था यूं ही डगमगाती रहेगी। हाँ बिल्कुल। देखो मीनाक्षी, एक बात तो माननी पड़ेगी कि डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न करते रहते हैं, उसको कोई सीरियसली लेता। जो 20% उन्होंने बोला था, देखो उसमें सच्चाई है कि ये इंटरनेशनल वाटर है। इसके अंदर यूएन क्लोज अगर आप देखें, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ फॉर सी, वो बोलता है इंटरनेशनल वाटर पे आप कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते। अगर आप देखें इसकी विड्थ जो है लोएस्ट प्लेस में 33 से 39 किलोमीटर, मतलब कि 21 से 24 माइल्स है। अगर आप मलक्का स्टेट देखें, लोएस्ट वहां पर 2.8 किलोमीटर है, मगर वहां पर तो कोई टैक्स नहीं लगाते। ये तो इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर भी लगाएंगे। आप इसकी तुलना पनामा कैनाल और स्वेज कैनाल से नहीं कर सकते। वो एक आर्टिफिशियली मेड जो वाटरवेज हैं, उनके मेंटेनेंस के चार्ज लगते। तो ना तो इस पे अमेरिका लगा सकता, ना ईरान लगा सकता। ये सच्चाई है। ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ फॉर सी के बिल्कुल अगेंस्ट है। और अब बात आती है कि अब करे तो होगा क्या। ये सच्चाई है कि अब जो लड़ाई स्टार्ट हुई थी किसी और चीज के लिए कि रिजीम चेंज होगा, या इनके जो ईरान के न्यूक्लियर हथियार या मिसाइल या उनकी प्रॉक्सी, वो सब भूल गए हैं और एक ही चीज पे लड़ाई चल रही है। या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे आ गया है। और अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे आ गया है तो इसका खुलना बहुत जरूरी है वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए। अगर आप देखें हुआ क्या है, ये सच्चाई है कि ये लड़ाई जो राउंड 2 स्टार्ट हुआ है, ये कहीं ना कहीं ईरान से गलती हुई है। उसने जब 3 कमर्शियल शिप पे हमला किया, तब से ये पलटवार किया अमेरिका ने, और फिर वार और पलटवार का जो चला, ये एक बात माननी पड़ेगी। अगर ये लड़ाई आरजू जी को थोड़ा इन्वॉल्व कर लेती हूँ। मैं एक बार खत्म कर लूं, एक 10 सेकंड के लिए। मैं ये कहूंगा कि सच्चाई ये है कि अगर ये वार और पलटवार होता है तो फिर जो ईरान है, वो आप देखेंगे कि जितने भी खाड़ी देश हैं उनके अंदर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन अमेरिका की, उनको बर्बाद करेगा। कोलेटरल डैमेज, एनर्जी सेक्टर, टूरिज्म, डीसैलिनेशन प्लांट। क्या वर्ल्ड इसके लिए तैयार है? और वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पूरा का पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होना, मतलब फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर के रेट आप देखेंगे, फ्यूल जो है $100 पर बैरल से जाएगा। जो पेट्रो डॉलर की बात हो रही है, जिसके लिए अमेरिका जाता रहता, क्यों? जब तक पेट्रो डॉलर होता रहेगा, जब तक ऑयल डॉलर में बिकेगा, अमेरिका का अस्तित्व रहेगा। यहां पर कहीं ना कहीं चैलेंज हुआ है। और मुझे लगता है क्योंकि ईरान जो है ज्यादातर ऑयल देता है चीन को 90%, और ये युआन में देता था, तो ये भी कहीं ना कहीं बात थी कि अमेरिका क्यों आया वहां। अमेरिका पेट्रो डॉलर चाहता है। जहां वेनेजुएला था, अगर आप देखें, वो भी किसी तरीके से चीन को दे रहा था। तो उसको आके आप देखें कि आज लेकिन ये जो अभी एक डर दिखाई दे रहा है ना फिवाद सर, जहां पर आपने इशारा किया कि अगर आपके सेलिनेशन प्लांट पर हमला होने लग जाए इजराइल के, और उधर अगर ईरान के अगर ऑयल प्लांट्स पर ही हमला होने लग जाए, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पोस्ट में कह रहे हैं कि अगर वो ब्रिजेस पर अटैक करना शुरू कर दें तो रिफ्यूजी आने वाले दिनों में ईरान के लिए समस्या और ज्यादा बड़ी होगी। तो नेगोशिएशन के लिए अमेरिका ही हाथ आगे क्यों बढ़ाए, जब एक ऐसा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार हुआ जिसमें ईरान खुद कह रहा है कि उसके पास अपर हैंड है, वो ये कोशिश क्यों ना करे कि शांति और स्थिरता आए?
जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। जी देखिए, ईरान अमेरिका से लड़ने नहीं गया था, अमेरिका ईरान से लड़ने आया है इस रीजन में। ईरान ने किसी रीजन को डिस्टर्ब नहीं किया, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्योंकि ईरान के रीजन में है। या तो आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कहीं और सेटल कर दे या ईरान को कहीं और सेटल कर दे, तब तो आपकी बात सही थी। लेकिन क्योंकि ये रीजन में और दोनों एक दूसरे से वाबस्ता हैं, तो इसको अलग नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज जो आप प्लांट के बारे में जो बता रही थी, बिल्कुल ऐसा ही है। अमेरिका चाहता ही यही है ना। देखिए, उधर से नेटो फुल सपोर्ट यूक्रेन को कर रहा है और किस तरह से रिफाइनरीज तबाह हो रही है रशिया की। और आपको ये न्यूज मिली होगी, कल जो है यहाँ पे इन्होंने किश्म के वाटर प्यूरिफायर स्टेशन पे भी हमला किया है और बहुत बड़ा हमला किया। ये लड़ाई जो है गलत वे पे जाते दिखाई दे रही है। अगर कल मैं रात में एक प्रोटेस्ट निकला था, एक रैली निकली थी अमेरिका के अगेंस्ट, और जिसमें कहा जा रहा था कि हमारे जो है 30 सिविलियंस पिछले 3 दिन में 30 सिविलियंस मारे गए। तो आप जो है सिविलियंस की कैजुअलिटी क्यों नहीं ले रहे हैं? ये बहुत बड़ी डिमांड है। लेकिन अभी तक जो लोग जो है बातें करते हैं कि यहाँ मॉरल तो दिखाई नहीं देता, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। नहीं, ठीक है, आप कह सकते हैं लड़ाई में कोई मॉरल नहीं होता, लेकिन फिर भी ईरान बहुत बड़ा मॉरल दिखा रहा है, बहुत बड़ी नैतिकता दिखा रहा है, बहुत बड़े धैर्य से काम कर रहा है। ईरान अभी भी इंस्टॉलेशन सिस्टम पे जो वाटर या बिजली कम्युनिकेशन सिस्टम है, अभी ये मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, ये कम्युनिकेशन टावर पे हमला कर अटैक कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी वजह है। अगर ईरान ने पलटवार इसी तरह से, अभी तक ईरान डर दिखाते हुए बेसिस पे हमला कर रहा है, लेकिन अगर कल को ये बात आगे बढ़ती है जैसा कि सर भी बता रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी जो है संकट की बात होगी और आगे जो है बहुत बड़ी हमारी भारत की बहुत बड़ी क्या मैं ये अर्थव्यवस्था, क्योंकि क्या मैं ये समझूं ऋषि जी आपकी बात आगे, क्या मैं ये समझूं कि अमेरिका और ईरान जो है वो एक डेड एंड पर आकर खड़ा हुआ है? यहाँ से आगे केवल अंधेरा दिखाई दे रहा है, नेगोशिएशन का, बातचीत का कोई जरिया नहीं है। इस जंग को आप दोनों एस्केलेट करना चाह रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपने पूछा भी, मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि 2 बार जो बातें हो रही थी, टॉकिंग टेबल पे थे, अमेरिका ने तोड़ा, उसको बहुत इग्नोर कर दिया जाता है। दोनों बार, एक बार कतर में हो रही थी, इसराइल ने अटैक किया, दूसरी बार अमेरिका ने अटैक किया। ईरान तो हमेशा से हाथ बढ़ाते हुए आया है। और एमओयू में आपने जो पढ़ा है साफ अल्फाज में, अरेंजमेंट, शायद मेरी इंग्लिश वीक हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, अरेंजमेंट ईरान करेगा। व्हाट इज मीन बाय अरेंजमेंट? अगर मैं दिल्ली आ रहा हूँ और इंडिया टीवी मेरा अरेंजमेंट कराता है एयरपोर्ट टू स्टूडियो, तो कैसे ले जाएगा वो तयन करेगा। वो बताएगा कि आप सर इस रूट से चलिए, इस रूट से मैं ले चलूंगा आपको, ये सेफ पैसेज है आपके लिए। ये सेफ पैसेज नहीं है, यहाँ पे ट्रैफिक हो सकती है, यहाँ पे कोई दूसरे मसाइल हो सकते हैं। जब ईरान एमओयू में हुई थी बात कि ईरान सेफ पैसेज करेगा, ईरान अरेंजमेंट करेगा, तो आपको नया रास्ता खोलने की जरूरत नहीं थी। आप प्रोवोक कर रहे थे ईरान को। आफ्टर 60 डे हम देखते, अगर कोई और बात होती तो उसका सॉल्यूशन निकलता। मेरी नजर ये है, मेरा सिस्टम ये है कि ये आगे जो कि सॉल्यूशन निकलता है इसका। लेकिन उनकी नीयत सही नहीं थी, जैसा कि सर ने भी बताया, वो सब फेवर में थे ईरान के, उनको बहुत बड़ा झटका लग रहा था। और अंदरूनी भी, जैसे पूर्णिमा मैम बताएंगे कि वहां पे अंदरूनी भी अमेरिका में बहुत बड़ा जो है वो तो हम जान ही रहे हैं कि पॉपुलैरिटी का ग्राफ डोनाल्ड ट्रंप का गिर रहा है। उनके अपने मादा सपोर्टर उनके खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं। उनका टेन्योर भी अभी आखिरी टेन्योर है, इसके बाद उनके हाथ में सत्ता रह नहीं जाएगी। लेकिन रोहन अग्रवाल जी, जब तक उनके हाथ से सत्ता जाएगी तब तक दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी होगी। अब ट्रंप जीतने वाले हैं इस जंग का राउंड 2 या ईरान जीतने वाला है? ये इसका कोई मुझे रास्ता अभी दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग विशेषज्ञ हैं, आप बताएं कि कोई रास्ता है? जी, जंग में कोई विजेता नहीं होता। नुकसान अमेरिका का हो रहा है, होगा आगे भी। ईरान का भी हो रहा है नुकसान। ये बात एक विवाद का विषय हो सकता है कि किसका नुकसान अधिक है, किसका नुकसान कम है। और सबसे दुख की बात यह है कि जो 2 देश लड़ रहे हैं उससे ज्यादा नुकसान बाकी अन्य देशों का हो रहा है या बाकी अन्य दुनिया का हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये एक ईगो क्लैश बन के रह गया है। ईरान की जहां तक बात करें तो जरूरत है कि ईरान अब यूनाइट हो, वहां पे ऐसे अलग अलग जो है ना मल्टीपल पावर सेंटर ना हो, एक सिंगल पावर सेंटर हो, ताकि समझ में आए कि ईरान का एक्चुअल वॉइस ऑफ ओपिनियन क्या है। वहीं जहां अमेरिका की बात है, अमेरिका में ये अब मुझे लगता है कि पीपल्स वॉइस जो है वो निकल के आना चाहिए, ताकि अमेरिकन जो वोटर्स हैं, जो सिविलियंस हैं, वो अपनी लीडरशिप को एक तरीके से प्रेशराइज करें टू टेक द राइट डिसीजन व्हिच इज नॉट जस्ट गुड फॉर द यूएस बट शुड बी द गुड फॉर द वर्ल्ड पीस। और उसी के साथ में जो अमेरिका के अलाइज है, जिनका अमेरिका के साथ बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका इंडिपेंडेंटली पूरी दुनिया में रह सकता है। अमेरिका भी कई देशों से जरूरत का सामान खरीदता है।
अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, ट्रंप जो है अपने पूरे दल बल के साथ चाइना गए थे, जिसमें एलन मस्क भी थे। वो कुछ ना कुछ डील के लिए गए थे, लेकिन शायद चाइना ने उनको कुछ ज्यादा भाव नहीं दिया। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां से अमेरिका को भी काम पड़ता है, और जी। अगर महंगाई बढ़ेगी तो अल्टीमेटली अमेरिका में भी इसके परिणाम होंगे। और मुझे लगता है कि ये चीजें चलती रहेगी, बीच में लड़ाई बढ़ेगी, फिर उसके बाद वापस धीमी होगी, फिर हो सकता है बीच में एक आध बार फिर कोई कोई कहीं से कोई जी। रॉकेट मार दे, मिसाइल मार दे। ये सब जो है उथल पुथल मुझे लगता है 1.5-2 साल तक बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका रिजवी जी, अग्रवाल जी, पूर्णिमा नाथ जी। ये अब कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये बात तो तय है कि हार जो है वो मानवता की हो रही है और वैश्विक अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि अंदर से आवाज नहीं उठकर आती, चाहे वो ईरान हो या फिर वो अमेरिका हो।